Okay, good morning, students. Today we will discuss the topic of the chapter Age of Industrialization, and here we will discuss the Manchester comes to India. Manchester, this name you must have heard while in 8th class. So Manchester, जैसे हम बहुत सारे क्रेडिट भी दिए, जैसे अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ओसाका इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान, लाइक ऑल. तो मैनचेस्टर अपने आप में इसका हिस्ट्री आज आपको पढ़ने को मिलेगा कि मैनचेस्टर था क्या, मैनचेस्टर है क्या, और मैनचेस्टर कितना इम्पोर्टेंट था इंडिया में, वो कैसे हुआ इतना इम्पोर्टेंट इंडिया में, तो उसको हमको ये समझना है. सो लेट्स बिगिन. अभी तक यहाँ तक का एक रिवाइंड ऑफ द स्टोरी ये है आपकी कि ब्रिटिश ने इंडिया का जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसको पूरी तरह अपने ऑक्यूपाई कर लिया था अपने लिए, और मतलब इंडियन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज बिल्कुल ख़त्म हो गया था. ठीक है. और यहाँ पर गोमाश्तास का एंट्री हुआ, मतलब इसके थ्रू क्या थे, द पीपल कैप्चर द होल मार्केट ऑफ इंडिया. एंड अब क्राफ्ट्स के पास कुछ भी नहीं था, क्राफ्ट पर्सन्स के. दे वर यू कैन से लीविंग और माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर विलेजेस एंड टेकिंग शेल्टर अदर एंड स्टार्टिंग देयर बिजनेस और वर्क देयर ओनली. लेकिन इसका फिर उसके बाद क्या होता है, वी हैव टू डिस्कस दिस. सो इन 1772 हेनरी पुतालो, the company officials had ventured to say that the demand for Indian textile could never reduce. उसने कभी ये प्रिडिक्शन किया था 1772 में हेनरी पुतालो ने कि जो एक ऑफिशियल था कंपनी का, ठीक है, अफसर था, एंड उसने ये कहा कि इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. देखिए कितनी बड़ी प्रिडिक्शन थी, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ की क्वालिटी दी बेस्ट है, ये इन कंपिटेबल क्वालिटी है, इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता. नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड द सेम क्वालिटी. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि एक फॉरेनर इंडिया के लिए ऐसा बोल रहा है, तो उसने कहा ये क्वालिटी अपने आप में ही बेस्ट क्वालिटी है. Yet by the beginning of 19th century, we see the beginning of long decline textile exports from India. ये तो हमें पता ही है 19th सेंचुरी के स्टार्ट में कितना बड़ा डिक्लाइन हुआ. लाइक द प्राइस गुड्स अकाउंटेड 33% इंडियाज एक्सपोर्ट्स बाय 1850 तक 3% रह गया. ठीक है, 30% का इतना बड़ा डाउनफॉल था, तो ये 30% रह गया, ये बहुत बड़ी इसकी लॉस था. फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में. अब एक क्वेश्चन है आपके पास कि वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस एक्सपोर्ट डिक्लाइन, व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशंस, मतलब ऐसी क्या चीज़ें आ गई जो इसको इतना डिक्लाइन होना पड़ा. एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम. एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगेन वरिंग अबाउट इम्पोर्ट्स एंड अदर कंट्रीज. अब कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी वो इंग्लैंड में डेवलप हो रही थी, इसको तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, वी नो दिस, है ना. इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बिगेन वरिंग, तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो थे उनको काफ़ी चिंता होने लगी अबाउट इम्पोर्ट्स की. इम्पोर्ट्स का मतलब जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं ये हमारे आ रही थी फ्रॉम अदर कंट्रीज. दे pressurized the government to impose the import duties on cotton textiles so that Manchester goods sell in Britain without facing any competition from outside. अब यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है भाई, गवर्नमेंट हमें पता है ब्रिटिशर्स की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर ऑफिशियल्स थे इंग्लैंड से, जो हमारा अब मतलब हम जो टैक्स इंपोर्ट होता था हमारा सामान, उस पर क्या थे, उन्होंने कहा अब सिंपल है, अगर हम किसी भी कंट्री से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, अगर उस पर कस्टम ड्यूटीज़ ज़्यादा लगेंगी, टैक्स ज़्यादा लगेंगे, वो चीज़ें कैसी होंगी, हमारे यहाँ महंगी होंगी. ठीक है, तो वो हमें समझ आता है. लेकिन इन्होंने कहा हमारा सामान महंगा ना हो, दूसरे का महंगा हो जाए, तो जो और यहाँ पर लोग आ रहे हैं बिजनेस के लिए, हुज मटीरियल इज़ कमिंग इन अवर कंट्री, सो दैट शुड बी क्या, कॉस्टलियर, वो महंगा होना चाहिए. ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी इनकी, इसको हमें समझना पड़ेगा. सो इम्पोज ड्यूटी ऑन कॉटन टेक्सटाइल, की कॉटन टेक्सटाइल पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए, सो दैट मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, यहाँ से वो यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए, मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इनके अपने हक में था, उस पर इन्होंने टैक्सेशन की कोशिश की. एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल परसुएडेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इन इंडिया मार्केट एज वेल. और ये कहा कि यहाँ पे वो ऐसे ही बिकता रहे. ठीक है, हमारे लिए कुछ ना हो, दूसरों के लिए सब कुछ करो आप. सो
एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन अर्ली 19th सेंचुरी। अब यहाँ से जो उनका एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, वो ड्रामेटिकली बढ़ गया, ठीक है। At the end of the 18th century, there had been virtually import of cotton price goods into India, but 1850s cotton price goods constitute over 31% and the value of imports, and by 1870s it was 50%। ठीक है, देखिए कितना जल्दी कितना ये बढ़ गया। सो द कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम। अब इंडियन कॉटन वीवर्स ने, अभी आपको जो अभी थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेशन है इस पैराग्राफ में आपको यहाँ समझ आएगा। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम, उनको दो प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने। कैसी थी? द सेम टाइम देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। अब वो एक्सपोर्ट तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनका तो मार्केट ही ख़त्म हो गया था। एंड द लोकल मार्केट श्रैंक, बिल्कुल मार्केट ख़त्म था। श्रैंक का मतलब है सिकुड़ गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड बीइंग ग्लटेड विद मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स, ग्लटेड का मतलब है जैसे प्रणाले बह बह कर चलते हैं ना बरसात के दिनों में पानी के, उसी तरीके से मार्केट ने, मैनचेस्टर ने क्या किया, वहाँ से इम्पोर्ट जो हो रहा था, वहाँ से जो सामान आया उसके पूरा बाजार भरा हुआ था। तो प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स एंड लोअर कॉस्ट, सस्ता, मशीन से बना हुआ, हाथ का बना हुआ महंगा था, तो अब क्राफ्ट खत्म हो गया, तो ये क्या था, इट वॉज चीपर। इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स वर चीप एंड वीवर्स कुड नॉट ईजिली कम्पीट विद दैम। अगर वीवर बुनेंगे भी बनाएंगे भी तो फिर भी मशीन से सस्ता नहीं बेच सकते थे, उन्हें अपनी कीमत भी निकालनी थी, तो इट वॉज कॉस्टलियर which was handmade, and machine made was cheaper. So by the 1850s, report of most of weaving regions of India narrated the story decline of desolation. Desolation का मतलब है बिल्कुल जो कंगाल हो गए, ख़त्म हो गए, उन रीज़न की सब स्टोरीज जो थे, नए पत्रकार, नए कहानीकार, स्टोरी राइटर सब उभर के आए। मुंशी प्रेमचंद्र ने तो गोदान लिखा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो इस बारे में लिख भी रहे थे कि इंडियन मार्केट की हालत कैसी हो गई। By 1860s वीवर फेस न्यू प्रॉब्लम। अब 60s आते आते और प्रॉब्लम आई। वो क्या थी? दे कुड नॉट गेट सफिशेंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम ऑफ गुड क्वालिटी। उन्हें अच्छी क्वालिटी का कॉटन ही नहीं मिल रहा था जिससे वो बना के सेटिस्फाई हो कि हमारे यहाँ की चीज़ है। वो कहाँ जा रहा था रॉ मटेरियल? इट वॉज सेंडिंग टू अदर कंट्री। सो when the American सिविल वॉर ब्रोक आउट। अब नया मोड़ आता है जब सिविल वॉर हो गया अमेरिका में, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है, याद करिए कि इस टाइम पर वॉर भी चल रहे थे। अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिकन क्रांति जो कही जाती है ना, वो अपने आप में वर्ल्ड फेमस है। यू कैन फाइंड आउट ऑन यूट्यूब सम रिगार्डिंग द स्टोरी रिलेटेड। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन, तो सिविल वॉर ब्रोक आउट इन द कॉटन सप्लाईज फ्रॉम यूएस वर कट। तो हम जो अमेरिका को भी भेज रहे थे वहाँ से कट हो गई। द ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। अब इंडिया, ब्रिटेन था वो इंडिया की तरफ मुड़ा। अ न्यू कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज। अब यहाँ से उनको इसका एक्सपोर्ट होने लगा। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप, मतलब उसके अपने आप कीमतें बढ़ी। एंड वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाईज एंड फोर्स टू बाय द रॉ कॉटन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। यहाँ पर उनको फोर्स होना पड़ा। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अपनी मनचाही कीमतें, वो हमारी ही चीज़ों का हमें खरीदने के लिए मजबूर हुए। इन दिस सिचुएशन वी कुड नॉट पे। तो वीवर्स को कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा था, बिल्कुल ख़त्म था उनका बिजनेस। देन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ? वीवर्स एंड द अदर क्राफ्ट्स पर्सन फेस द येट अनदर प्रॉब्लम। फैक्ट्रीज ऑफ इंडियन बिगेन प्रोडक्शन। अब ये वो टाइम पीरियड है, यू कैन रिमेंबर, क्योंकि हम 18 की लास्ट बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की लास्ट की बात कर रहे हैं। सपोज करिए हम 1890s की बात कर रहे हैं या 95 की बात कर रहे हैं, तो हमें वो पीरियड याद रखना है जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, बिकॉज लास्ट ईयर यू रेड। तो रशियन रेवोल्यूशन का पीरियड क्या था? 1912 टू 18 तक था। एंड दिस पीरियड पर्टिकुलरली 14 टू 18 था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये पीरियड था, तो ये लोग यहाँ बिजी हुए, तो इंडियन के जो फैक्ट्रीज थे दे गॉट चांस टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। फ्लडिंग द मार्केट विद द मशीन मेड गुड्स, एंड हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्रीज पॉसिबल सर्वाइव, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी चेंज हुई। फ्लडिंग ऑफ मार्केट विद मशीन गुड्स, ये तो बढ़ ही रहा था, लेकिन वीविंग कैसे इसमें सामने आई, वी विल सी इन द नेक्स्ट सेगमेंट।
तो हमारी फैक्ट्रियों को कैसे बूस्ट मिला, इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस. टिल देन, ओके, थैंक यू, गुड डे.